पास एक नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। कौन हो तुम और तुम मेरे कक्ष में कैसे आए? तभी वो नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए वहाँ से भाग गया। राजा उग्रसेन अपने कक्ष से दौड़ता हुआ बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। लगता है वो नकाबपोश मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में आया था। या तो वो मेरे किसी शत्रु का भेजा हुआ हो सकता है जो महल की सुरक्षा को भेद कर मेरे कमरे में घुस आया, या फिर मेरा ही कोई अपना जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। अगले दिन राजा उग्रसेन अपने दरबार में मंत्री जगन्नाथ से बोले, मंत्री जगन्नाथ, कल रात एक नकाबपोश मेरे कक्ष में आया था। उसके हाथ में तलवार थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, अचानक वो कक्ष से बाहर भाग गया। मुझे लगता है वो मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में घुसा था। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, महाराज, महल की सुरक्षा तो इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहर का सुरक्षा घेरा तोड़कर महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है। तुम सही कहते हो मंत्री, मेरे मन में भी यही विचार आया था। महाराज, कल मैं आपके सबसे छोटे पुत्र राजकुमार केशव को आपके कक्ष के आसपास टहलते हुए देखा था। ये सुनकर राजा उग्रसेन के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। वो तुरंत अपनी पत्नी रानी चंद्रिका के कक्ष में चला गया। क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा? राजा उग्रसेन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, मंत्री ने बताया कि केशव कल रात मेरे कक्ष के आसपास टहल रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जिस नकाबपोश को आपने देखा वो आपका पुत्र राजकुमार केशव है? हालात यही इशारा कर रहे हैं। वैसे भी मेरा सबसे छोटा पुत्र केशव किसी काम धाम का है नहीं। जब से वो पैदा हुआ है तब से वो मेरे लिए केवल मुसीबत ही बना रहा है। तभी वहाँ पर राजकुमार केशव के 2 बड़े भाई और राजा उग्रसेन के 2 बड़े बेटे राजकुमार अर्जुन और राजकुमार वीर वहाँ पर आ पहुँचे। पिताजी, मंत्री ने बताया कि कल आपके कक्ष में कोई तलवारबाज था। क्या उसने कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या आप जानते हैं वो कौन था? मेरे वीर पुत्रों, अगर मैंने उसे देखा होता तो वो अब तक जीवित नहीं होता। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तुरंत कक्ष से बाहर भाग गया। आपको किस पर शक है पिताजी? मुझे शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये घटिया काम मेरे पुत्र राजकुमार केशव के अलावा और कोई नहीं कर सकता। जाओ, जाकर राजकुमार केशव को महल के राज दरबार में लेकर आओ। आज हम कोई कड़ा फैसला करके रहेंगे। इतना बोलकर राजा उग्रसेन गुस्से से कक्ष से बाहर निकल गया। इधर राजा उग्रसेन का छोटा बेटा महल के बगीचे में बैठा हुआ गहरी सोच में गुम था कि तभी उसके 2 बड़े भाई वहां आ पहुँचे। केशव, तुम यहाँ बैठे हो? पिताजी कितने गुस्से में हैं। उन्होंने तुम्हें तुरंत महल के राज दरबार में बुलाया है। आखिर पिताजी गुस्से में क्यों हैं? और उन्होंने मुझे ही क्यों बुलाया है? राजकुमार केशव की बात सुनकर वीर सिंह उसे सारी घटना बताते हुए बोला, केशव, पिताजी के ऊपर कल रात किसी ने हमले का प्रयास किया। वो तो अच्छा हुआ कि पिताजी की आंख खुल गई और उनको शक है कि वो नकाबपोश तुम थे। ये सुनकर केशव बुरी तरह से चौंक पड़ा। पिताजी मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? वो ऐसा बेवजह नहीं सोच रहे केशव। मंत्री जगन्नाथ ने उन्हें बताया कि कल रात पिताजी के कक्ष के आसपास उसने तुम्हें टहलते हुए देखा था। ये सच है कि मैं पिताजी के कक्ष में रात में गया था, परंतु मैं उन्हें केवल देखने के लिए गया था। देखने के लिए गया था से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सब तो जानते हो कि जब मैं छोटा था तब पिताजी मुझसे कितना प्रेम करते थे। मुझे आज भी याद है, वो मेरी हर इच्छा को पूरा करते थे। मगर कुछ वर्षों से पता नहीं क्यों अचानक पिताजी को मुझसे नफरत क्यों हो गई। वो मेरा चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते, परंतु मेरे दिल में अपने पिता के लिए प्रेम कम नहीं हुआ। जब पिताजी रात में सो जाते हैं तो मैं अक्सर उनके कक्ष में जाकर घंटों उन्हें देखता रहता हूँ, और कल रात भी मैं वही करने के लिए गया था। वो सब तो मुझे नहीं पता केशव, परंतु तुम्हें अभी इसी समय राजमहल के दरबार में पहुंचना होगा। कुछ ही देर में केशव राजमहल के दरबार में अपने पिता राजा उग्रसेन के सामने खड़ा हुआ था। राजा उग्रसेन गुस्से से केशव से बोला, मुझे तुमसे ऐसी घटिया उम्मीद नहीं थी केशव कि तुम अपने ही पिता की हत्या का प्रयास करोगे। क्या तुम कल रात मेरे कक्ष के आसपास नहीं मंडरा रहे थे? पिताजी, ये सच है कि मैं आपके कक्ष में कल रात गया था, परंतु मैं कल रात ही नहीं बल्कि हर रात आपके कक्ष में जाता हूँ
क्योंकि मैं आपको देखे बगैर सो नहीं सकता। बकवास बंद करो केशव। सच तो यह है कि तुम मेरे पुत्र के नाम पर कलंक हो। केशव, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने राज्य से, अपने वंश से बेदखल करता हूं। आज से तुम आम प्रजा की तरह अपना जीवन व्यतीत करोगे। जाओ, इसी वक्त यहां से निकल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर केशव की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे धीरे कदमों से राजमहल से बाहर निकल गया और राजमहल से बहुत दूर जाकर एक पेड़ के छाया में बैठकर रोते हुए अपने आप से बोला, ये तो बिल्कुल सही न्याय नहीं हुआ पिताजी। हर बार की तरह इस बार भी आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। परंतु मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि आपने मुझे राजमहल से बेदखल कर दिया। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि आपने मुझे अपने वंश से ही बेदखल कर दिया। लेकिन मैं फिर भी आपके आदेश का पालन करूंगा। मैं आज से अपना जीवन आम इंसानों की तरह व्यतीत करूंगा। कुछ देर बाद केशव को भूख लगने लगी। मुझे तो बहुत तेजी से भूख लग रही है। अब मैं कोई राजकुमार तो नहीं हूँ। रोटी खाने के लिए मुझे अब मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमार केशव आम इंसानों के कपड़े पहनकर एक खेत में चला गया और खेत के मालिक से बोला, मैं दूसरे राज्य से आया हूँ, मुझे काम की तलाश है। खेत का मालिक केशव को बहुत गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारी शक्ल तो महाराज के सबसे छोटे पुत्र से बहुत अधिक मिल रही है। तभी खेत के मालिक के बगल में खड़ा हुआ दूसरा व्यक्ति हंसते हुए बोला, क्या बात कर रहे हो? वो तो राजकुमार केशव हैं। वो भला तुम्हारे खेत में काम करने के लिए आएंगे? मूर्ख हो गए हो क्या? सही कह रहे हो तुम, मेरी ही बुद्धि मारी गई है। इतना बोलकर वो केशव से बोला, जाओ जाकर खेत में मिट्टी खोदने का काम करो। राजकुमार केशव पूरी मेहनत से सुबह से शाम तक खेत में मिट्टी खोदता रहा। शाम को खेत के मालिक ने कुछ मुद्राएं देकर केशव को विदा कर दिया। मुद्राएं देखकर केशव अपने आप से बोला, ये तो केवल इतनी ही मुद्राएं हैं जिससे मैं केवल 2 रोटी खरीद सकता हूँ। अब मुझे पता लगा कि आम प्रजा कितनी मेहनत करके अपने लिए एक वक्त का भोजन जुटा पाती है। राजकुमार केशव 2 रोटी खरीदकर उसी पेड़ के पास आ पहुंचा जहां पर वो सुबह बैठा हुआ था। केशव रोटी को खाने ही वाला था कि तभी एक गंदा और मैला दिखने वाला व्यक्ति वहां आ पहुंचा और केशव से बोला, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे खाने के लिए रोटी दे सकते हो? मेरे पास केवल 2 रोटियां हैं, इसमें से एक तुम ले लो। एक मैं खाकर अपनी भूख शांत कर लेता हूँ। नहीं, मैं 2 रोटी खाता हूँ। एक रोटी से मेरे पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम मुझे अपनी दोनों रोटी दे दो। अगर मेरी दोनों रोटियां खाकर तुम्हारे पेट की भूख शांत हो सकती है तो ये तुम खा लो। लो। केशव ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गंदा और मैला दिखने वाला व्यक्ति एक साधु में परिवर्तित हो गया। साधु आश्चर्य और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए केशव से बोला, तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हो उस पेड़ के नीचे बैठकर मैं तपस्या करता हूँ। सुबह जब तुम अकेले में बातें कर रहे थे तब मैं पेड़ के पीछे से तुम्हारी बात सुन रहा था। मैं जानता हूं कि तुम राजा उग्रसेन के सबसे छोटे पुत्र राजकुमार केशव हो। मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति इंसानियत है या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी छोटी सी परीक्षा ली थी जिसमें तुम उत्तीर्ण हो गए। अब मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ साधु महाराज, मैं केवल एक आम व्यक्ति हूँ। नहीं, तुम ही असली राजकुमार हो और तुम ही अगले राजा बनोगे, परंतु राजा बनने के लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। साधु महाराज, जब आपने सुबह सब कुछ सुना ही था तो आप जान गए होंगे कि मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हारे पिताजी तुम्हें इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। काला जादू? हाँ, काला जादू। उसी काले जादू के असर से तुम्हारे पिता अचानक तुम्हें नापसंद करने लगे। हालांकि पहले वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां से कुछ दूर व्यापारियों की नगरी है जिसे व्यापार नगरी कहा जाता है। तुम वहां पर चले जाओ। तुम्हें वहां पर 2 व्यक्ति बातें करते हुए मिलेंगे अपने सपने के बारे में। पहला व्यक्ति अपने सपने के बारे में जो कुछ भी बताएगा उसका सपना सत्य होगा। तुम उसके सपने में बताए हुए स्थान पर चले जाना। साधु के कहने के मुताबिक केशव व्यापार नगरी की ओर चल दिया। केशव रात भर घनी झाड़ियों को पार करता हुआ सुबह तक व्यापार नगरी के पास पहुंच गया। केशव थककर चूर हो चुका था
उसने देखा कि व्यापार नगरी की सीमा पर दो व्यक्ति सो रहे थे। केशव उनके सामने स्थित पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने के लिए लेटा ही था कि तभी वो दो व्यक्ति उठ गए और एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दूसरे से बोला, तुझे पता है मैंने अजीब सपना देखा। हाँ? कैसा सपना? मैंने सपने में देखा कि यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक तालाब है। वहाँ पर एक परी स्नान कर रही थी। मैंने उस परी के पंख उठा लिए और जब वो परी स्नान करके बाहर आई तो मुझसे अपने पंख मांगने लगी, मगर मैंने इनकार कर दिया। परी ने कहा कि इसके बदले मैं तुम्हें ऐसी अनमोल वस्तु दूंगी जिससे तुम मीलों का सफर चुटकियों में तय कर सकते हो। ये सुनकर केशव बुरी तरह से चौंक पड़ा और सोचते हुए बोला, साधु महाराज ने कहा था कि पहला व्यक्ति जो सपना बताएगा वही सत्य होगा। इसका मतलब यह है पहले व्यक्ति के हिसाब से आगे कोई वास्तव में तालाब मौजूद है। केशव तुरंत वहाँ से जंगल की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर के बाद उसे एक रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ तालाब नजर आया। केशव ने देखा कि एक सुंदर स्त्री तालाब के अंदर कपड़े पहनकर स्नान कर रही थी। तभी केशव की नजर झाड़ियों पर पड़ी। केशव ने देखा कि झाड़ियों पर बड़े ही सुंदर पंख रखे हुए थे। केशव ने उन सुंदर पंखों को जैसे ही उठाया तभी वो स्त्री तालाब से बाहर आकर केशव से बोली, मैं एक परी हूँ, ये मेरे पंख हैं। तुम मेरे पंख मुझे वापस कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसा सोने का जादुई घोड़ा दूंगी जो हमेशा तुम्हारा कहना मानेगा और तुम्हें चुटकियों में कहीं भी पहुंचा देगा। तो फिर मुझे वो घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पंख वापस कर दूंगा। केशव ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर एक घोड़ा प्रकट हो गया जो कि पूरा सोने का था। उसके शरीर से रंग बिरंगी किरणें फूट रही थी। ये घोड़ा आज से तुम्हारा हुआ और ये घोड़ा तुम्हारा ही आदेश मानेगा। लाओ मेरे पंख मुझे वापस कर दो। केशव ने उस परी के पंख उसे वापस कर दिए। पंख वापस करते ही परी वहाँ से गायब हो गई। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों से वही साधु प्रकट हो उठा। केशव, अब तुम्हें संगमपुर राज्य जाना होगा। संगमपुर राज्य के महल के बाहर राजा विक्रम अपनी पुत्री के साथ बैठा हुआ है। वहां पर उसने अपनी पुत्री का एक स्वयंवर रचाया है। वहां पर और भी राजकुमार बैठे हुए हैं। राजा विक्रम ने एक अनोखी शर्त रखी है। शर्त के अनुसार जो भी उसकी खानदानी अंगूठी जो कि नीले पहाड़ के ऊपर एक राक्षस के पास है, उस अंगूठी को जो भी राजकुमार लाकर राजकुमारी चंद्रलेखा को पहनाएगा वो अपनी पुत्री का विवाह उसी राजकुमार से करेगा और अपना राज्य भी उसे ही सौंप देगा। तुम्हारे पास ये जादुई घोड़ा है। तुम इसी घोड़े की मदद से आसानी से उस राक्षस से अंगूठी को छीन कर ला सकते हो, क्योंकि वो राक्षस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो इस घोड़े से ज्यादा तेज नहीं भाग सकता और वो नीले पहाड़ से नीचे कभी नहीं उतर सकता। साधु की बात सुनकर केशव तुरंत उस जादुई घोड़े पर बैठ गया। अचानक ही वो घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ होकर सीधे संगमपुर के महल के उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर संगमपुर का राजा विक्रम अपनी पुत्री के साथ बैठा हुआ था। अचानक केशव को सोने के घोड़े पर बैठा हुआ देखकर राजा विक्रम चौंकता हुआ बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम केशव है। मैं विक्रम नगर के महाराज राजा उग्रसेन का सबसे छोटा पुत्र हूँ। मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मैं अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी राजकुमार से करूंगा जो मेरी खानदानी अंगूठी को नीले पहाड़ के राक्षस के इलाके से लाकर मेरी पुत्री को पहनाएगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वो राक्षस नीले पहाड़ से नीचे नहीं उतरता। तो फिर आपकी खानदानी अंगूठी उस राक्षस के पास क्या कर रही है? बरसों पहले हमारे पिता हमारी माँ को नीले पहाड़ पर घुमाने के लिए ले गए थे और वो अंगूठी वहीं गिर गई थी। हमारे पिता ने उस अंगूठी को बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली। कुछ समय बाद पता लगा कि वो अंगूठी एक राक्षस उठाकर ले गया है। वो अंगूठी चमत्कारी अंगूठी थी जिसे एक साधु ने भेंट की थी। उस अंगूठी के बगैर हमारी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। उसके बगैर अगर हमारी पुत्री किसी से भी विवाह करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए हमने ऐलान किया है कि हम अंगूठी लाने वाले को अपना राज्य भी दे देंगे। आप यहीं रुकिए महाराज, मैं कुछ ही क्षणों में अंगूठी लेकर आपके सामने आ जाऊंगा। इतना बोलकर केशव अपने जादुई सोने के घोड़े से बोला, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां पर महाराज विक्रम की खानदानी अंगूठी मौजूद है। अचानक जादुई सोने का घोड़ा रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। अगले ही पल केशव ने अपने घोड़े सहित
स्वयं को नीले पहाड़ पर पाया, जहाँ पर अंगूठी एक चट्टान पर रखी हुई थी और एक राक्षस उस अंगूठी के पास बैठा हुआ था। केशव ने तुरंत उस अंगूठी को उठा लिया। अंगूठी को उठाते ही वो राक्षस केशव की ओर देखकर बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस अंगूठी को उठाने की? तेरा घोड़ा मुझसे अधिक तेज नहीं भाग सकता। मेरी रफ्तार का तुझे अंदाजा नहीं है। मगर अगले ही पल केशव रंग बिरंगी किरणों के साथ घोड़े सहित वहाँ से गायब हो गया और तुरंत राजा विक्रम के पास पहुँच गया। केशव के हाथ में सोने की अपनी खानदानी अंगूठी देखकर राजा विक्रम प्रसन्न होते हुए बोला, तुमने तो वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े से बड़े वीर भी नहीं कर सके। चंद्रलेखा ने तुरंत वरमाला केशव के गले में डाल दी। तभी वहाँ पर साधु प्रकट हो उठा और अशोक से बोला, तुम्हें अपनी पत्री चंद्रलेखा को लेकर अभी इसी समय अपने महल में जाना होगा। वहां पर तुम्हारे दोनों भाई पिता के साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों ने फिर से अपने पिता की हत्या की योजना बनाई है। ये सुनकर केशव पूरी तरह से चौंक पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ केशव। कुछ दिन पहले तुम्हारे पिता के कक्ष में जो तलवारबाज आया था, वो उनकी हत्या के इरादे से ही आया था। वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा बड़ा भाई राजकुमार अर्जुन है। तुम्हारे दोनों भाई गलत रास्ते पर चल पड़े हैं और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा मंत्री जगन्नाथ है। तुम्हारे दोनों बड़े भाई उसके बहकावे में इसलिए आ गए क्योंकि वो तुमसे नफरत करते थे, क्योंकि तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा तुम्हें प्यार करते थे। तुम्हारे दोनों बड़े भाइयों को डर था कि कहीं तुम्हारे पिता तुम्हें ही राजा घोषित ना कर दें। मगर तुम्हारे दोनों बड़े भाई भी इस बात को नहीं जानते कि मंत्री जगन्नाथ की नजर भी उनसे पहले राज्य की गद्दी पर है। जैसे ही तुम्हारे पिता राजा उग्रसेन मारे जाएंगे, मंत्री जगन्नाथ तुरंत तुम्हारे दोनों भाइयों को भी मरवाकर राज्य पर अपना कब्जा कर लेगा। मैं तुम्हें कभी भी इस रहस्य के बारे में नहीं बताता क्योंकि मैं सांसारिक बातों में दखल नहीं देता, परंतु मुझे तुम्हारा स्वभाव बहुत ही पसंद आया। देर मत करो, जैसे ही तुम महल में पहुंचोगे, तुम्हारी पत्नी चंद्रलेखा के हाथों में अंगूठी चमकने लगेगी। इस अंगूठी की खासियत यह है कि इसकी किरणें हर उस मनुष्य पर पड़ने लगती हैं जिस मनुष्य के ऊपर काला जादू किया गया होता है। इसकी किरणें पड़ते ही तुम्हारे पिता के ऊपर से काला जादू समाप्त हो जाएगा और वो तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। साधु की बात सुनकर चंद्रलेखा तुरंत केशव के घोड़े पर बैठ गई और घोड़ा तुरंत वहाँ से गायब हो गया। अगले ही पल केशव अपनी पत्नी के साथ अचानक से अपने महल आ पहुँचा, जहाँ पर राजा उग्रसेन अपने दो बड़े बेटों के साथ बैठा हुआ था। अचानक से महल के अंदर सोने का घोड़ा और उस पर सवार केशव और एक सुंदर स्त्री को देखकर राजा उग्रसेन बुरी तरह से चौंक पड़ा। केशव अपनी पत्नी के साथ घोड़े से नीचे उतर गया। अचानक उसकी पत्नी की अंगूठी से रंग बिरंगी किरणें निकलकर राजा उग्रसेन के चेहरे पर पड़ने लगी। अगले ही पल राजा उग्रसेन को ऐसा महसूस होने लगा मानो कि उसके शरीर से बहुत भारी भार उतर गया हो। केशव तुरंत अपने पिता से बोला, पिताजी, कुछ दिन पहले जो तलवारबाज आपके कक्ष में आया था, वो तलवारबाज नहीं बल्कि बड़े भैया अर्जुन थे। इतना बोलकर केशव अपने पिता को सारी घटना बताने लगा। तभी वहाँ पर वही साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गया और राजा उग्रसेन से बोला, तुम्हारा पुत्र सही कह रहा है। राजा विक्रम गुस्से से अपने मंत्री जगन्नाथ और अपने दोनों बड़े पुत्रों को देखने लगा। जगन्नाथ तुरंत डरता हुआ राजा से बोला, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। दरअसल मैं आपके दोनों बेटों से आपकी हत्या करवाना चाहता था और स्वयं राजा बनकर जीवन बिताना चाहता था। आपके दोनों बड़े बेटों को मैंने ही एक तांत्रिक के पास भेजा था और आपके ऊपर काला जादू करवा दिया था ताकि आप अपने सबसे छोटे पुत्र